अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको यूं ही खुश रखे और ज़िंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ़ परेशानी ना दे। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज़ किस्से कहानियाँ अपलोड होती हैं। अगर आपको भी ये स्केरी हॉरर स्टोरीज़ वगैरह सुनने का शौक़ है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आपको मज़ीद ऐसी हॉरर, स्केरी, सफ़र, जंगलात और जिन्नात वगैरह से रिलेटेड स्टोरीज सुनने को मिलती रहें। आपके साथ भी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, इंस्टा आईडी या ईमेल में से किसी पर भी शेयर करें। मैं इंशाल्लाह आप सबकी भेजी गई स्टोरीज़ पर वॉइस ओवर करूँगा। अब अपने हेडफोन्स लगाकर किसी खामोश पुरसकून जगह पर बैठ जाएं ताकि कहानी को अच्छे से सुन सकें और फील कर सकें। तो बगैर देर किए आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम जेम्स है और ये जो मैं आपको वाक़या बताने वाला हूँ ये तकरीबन 2013 का है। मैं और मेरे दोस्त हम सब अपने एग्ज़ाम से फ्री हुए थे। हमारा अभी न्यू सेशन या यूं कह लें कि न्यू सेमेस्टर स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि इस सेशन के अभी तक रिज़ल्ट नहीं आए थे। इसीलिए हमें मज़ीद 15 से 20 दिन की छुट्टी मिल गई थी और 5 छुट्टियां हम पहले ही गुजार चुके थे। हमें पता था कि रिज़ल्ट में इतना डिले हो जाता है और ये हमें पहले ही कंफर्म था कि हमें तकरीबन इतनी छुट्टियाँ होंगी। मैं और मेरे चंद दोस्त पहले ही ये प्लान बना चुके थे कि हम इन छुट्टियों को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। शुरू के कुछ दिन घर में रिलैक्स होकर एग्ज़ाम्स की थकावट उतार लेंगे और अपनी नींद पूरी कर लेंगे। उसके बाद हम कहीं घूमने फिरने जाएंगे। अब हमारी तकरीबन 5 छुट्टियां गुजर चुकी थीं तो हम दोस्तों ने आपस में प्लान बनाया कि अब मज़ीद छुट्टियों को कैसे स्पेंड किया जाए। ज़्यादातर का तो बीच में से यही मशवरा था कि हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं, मतलब कि आउट ऑफ सिटी लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन बीच में से एक दोस्त जिसका नाम डेविड था उसने कहा कि हमें कैंपिंग करनी चाहिए। मौसम भी सर्दियों का था, लिहाजा हम ऐसे फॉरेस्ट में जाकर कैंपिंग करना चाहते थे जहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा पड़ती है और वो फॉरेस्ट भी ग्लेशियर्स के पास ही होता है। हमारे दूसरे शहर में ही ऐसा एक फॉरेस्ट था जिसका नाम नेशनल कंट्री फॉरेस्ट था। ये फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और इसका कुछ पार्ट ग्लेशियर भी था और उस पर मज़े की बात तो ये थी कि महीने के इस टाइम पर वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई होती है कि आपकी सोच है, और वहाँ का टेम्परेचर भी -45 से भी कम होता है। लिहाजा हम वहीं पर जाना चाहते थे। बचपन में हम अपने घर वालों के साथ कई बार जा चुके थे और ट्रिप पे भी जा चुके थे। वैसे तो हम कैंपिंग करते रहते थे अलग फॉरेस्ट में, लेकिन आज हमारा यही प्लान बना था कि हमें इसी फॉरेस्ट में जाना चाहिए। हम चारों दोस्तों ने उसके इस बात से रजामंदी जाहिर की, लेकिन हमें इस फॉरेस्ट में जाने से पहले अपने घर वालों से परमिशन लेना थी। लिहाजा हमने किसी तरीके अपने घर वालों को मनाया। जब वो सब मान गए तो हमने उस फॉरेस्ट के मुताबिक अपनी सारी तैयारी शुरू की। हम अक्सर यूट्यूब वगैरह पर भी वीडियोस देखते थे कि जिसमें ऐसे कैंपर्स इतनी ठंडी और सर्द इलाकों में जाके कैंपिंग किया करते थे। हमने कहा कि वहाँ पर 8 से 9 दिन गुजारेंगे। उसके बाद जो छुट्टियाँ गुजर जाएंगी घर पे कुछ दिन रेस्ट करके वो फिर हम दूसरी सिटीज़ वगैरह को एक्सप्लोर करने जाएंगे और होटल लाइफ गुजारेंगे। ये सैटरडे का दिन था और दोपहर के 2:30 बज चुके थे। सारे दोस्त डेविड के घर इकट्ठे हो गए थे, अपने कैंपिंग से रिलेटेड तमाम सामान लिए। डेविड के पास लाइसेंस भी था और वो कार ड्राइविंग भी काफ़ी अच्छी करता था। हालांकि कार ड्राइविंग हम तीनों को भी आती थी, लेकिन उसकी ड्राइविंग सबसे अच्छी थी। हमें फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर ही अपनी गाड़ी को खड़ा कर देना था और फिर अंदर से ही हाइकिंग करते हुए हमें उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना था और उस एरिया में भी जाना था कि जहाँ से फिर वो माउंटेन ग्लेशियर में चेंज होना शुरू हो जाता है। और हमने अपने कैंपिंग को भी वहीं पर सिलेक्ट किया था। वहाँ से नॉर्दर्न लाइट्स भी नज़र आती थी, ऐसी लाइट जो रात के टाइम नज़र आती हैं और बहुत ही कलरफुल होती हैं, और वो ज़्यादातर स्वीडन वगैरह पर भी देखी जाती हैं। हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। डेविड के घर इकट्ठे होते ही हमने अपना तमाम सामान गाड़ी में रखा, डेविड के पेरेंट्स से मिले। उसके बाद सी ऑफ करके हम तमाम अपने सफ़र की तरफ निकल पड़े। हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद थीं। हमारे पास फ्रोज़न मीट से लेकर फ्रोज़न खाने हर किस्म के मौजूद थे। कोल्ड ड्रिंक्स, चाय का सामान, सिलेंडर, स्टोव वगैरह सब कुछ था ताकि हमें वहाँ जाकर किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो।
जहाँ तो वहाँ हम 8-9 दिन के लिए रहे थे, लेकिन सामान हम एहतियातन 15 से 16 दिन का लेकर जा रहे थे। हमारे पास फ्रोज़न पिज़्ज़ास वगैरह भी थे। हम बस तमाम वो सामान लेकर वहाँ पर जाना चाहते थे, जिसकी वजह से हम वहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर सकें और किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। अब ये तकरीबन रात के 7 बजे का वक्त था। अंधेरा बिल्कुल हो चुका था और हम लोग नेशनल फॉरेस्ट के गेट पर मौजूद थे। अंदर जहाँ तक मुमकिन हो सकता था हम अपनी गाड़ी को लेकर गए। उसके बाद गाड़ी को वहीं पर पार्क करके हमने तमाम सामान बाहर निकाला, अपने बैग्स पहने और कैंपिंग से रिलेटेड भी सारा सामान हमने पकड़ा और हाइकिंग करने लगे, मतलब कि पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। आज हमारा पहला दिन था, इसीलिए हम उस जर्नी की वजह से भी काफ़ी थक चुके थे। तो इसी वजह से जहाँ तक मुमकिन हुआ हमने हाइकिंग की। उसके बाद हमने वहीं पर अपने कैंप को सेट किया और उस दिन हमने रेडी टू ईट ही बनाकर खा लिया, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और फिर सो गए। अगले दिन उठते ही हम लोगों ने दोबारा से हाइकिंग को शुरू किया और वो दिन हमने बिना रुके 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हाइकिंग की लगातार। और अब हम अपने पॉइंट से बस थोड़ा ही दूर थे, वो वाला पॉइंट कि जहाँ पर हमें अपने मज़ीद 6-7 दिन गुजारने थे। वो पॉइंट वहाँ से थोड़ा ही दूर रह गया था। हमने फिर से वहाँ पर अपनी टेम्परेरी सीटिंग की और इतना खाया कि जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिल सके और हम आगे जाने के काबिल बन सकें। एनर्जी बार्स वगैरह भी हमारे पास थी, लिहाजा हमने जल्दी से वहाँ पर खाया और फिर से आगे बढ़ने लगे। अब हम बिल्कुल उस पॉइंट पर पहुँच चुके थे कि जहाँ पर फॉरेस्ट तकरीबन ख़त्म हो चुका था और माउंटेन्स का ग्लेशियर वाला हिस्सा शुरू हो चुका था। सर्दी इतनी ज़्यादा शदीद थी कि वहाँ पर अगर इंसान नॉर्मल कपड़ों और जैकेट्स वगैरह में आए तो काम ही ना चले। उस एरिया में जाने के लिए स्पेशल कपड़े, पॉलीथीन जैकेट्स वगैरह होती हैं। उसके बगैर इंसान को थोड़ी ही देर में फ्रोस्ट बाइट हो सकती है। इसीलिए हम प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ वहाँ पर जा रहे थे। जल्दी से वहाँ पर हमने अपना कैंप सेट किया। ये कैंप इतना बड़ा था कि इसमें 4-5 बंदे आराम से रह सकते थे। हर बंदे को अपना अपना कैंप कैरी करने की बजाय ये ईजी था कि एक ही कैंप को सेटअप किया जाए। उसमें देर भी कम लगती है और सारे दोस्त आपस में ही बैठेंगे, आपस में शुगल करेंगे और आपस में ही एक दूसरे से बातें करेंगे और अकेला नहीं फील करेंगे। कैंप सेट करने के बाद अंदर हमने चिमनी भी सेट की कि जिससे कैंप के अंदर का माहौल गर्म रहे। जैसे हम फॉरेस्ट से ऊपर आ रहे थे तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक सूखी लकड़ियाँ भी इकट्ठी करते आ रहे थे। बेशक वहाँ से थोड़े ही दूर से हम लकड़ियाँ ला भी सकते थे, लेकिन हम बस एहतियातन वहाँ से ही ज़्यादा सारी लकड़ियाँ अपने साथ ले आए थे। अब हमारे पास वाफिर मिकदार में लकड़ियाँ मौजूद थीं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा शदीद थी, लेकिन कैंप के अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हमने कैंप का जिपर हल्का सा खोला हुआ था और अंदर हर चीज़ सेट की हुई थी। वो जो हमने चिमनी सेट की हुई थी उसी के ऊपर हम कोई भी चीज़ गर्म कर सकते थे या पका सकते थे। अब हमने जल्दी से अपना फ्राई पैन बाहर निकाला और हम चारों में से और डेविड की ही ड्यूटी लगाई कि वो हम चारों को स्टेक बना कर देगा। जब तक वो स्टेक बना रहा था तब तक मैंने ही साथ दूसरी जगह पर हम सब के लिए हॉट चॉकलेट बनाई। अब जब हमारा खाना प्रॉपरली रेडी हो चुका था, उस सर्दी में भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, तो हम सारे अपने खाने पर टूट पड़े, साथ हॉट चॉकलेट पीने लगे और बाहर के नज़ारे को एंजॉय करने लगे। सीरियसली हमने लाइफ में कभी कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी, क्योंकि हमें यहाँ पर रोकने टोकने वाला और हुक्म चलाने वाला कोई नहीं था। हम अपनी मर्ज़ी से जो भी कर सकते थे और हम बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर अकेले मौजूद थे। और हमें ऊपर इस ग्लेशियर की तरफ आते हुए फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट की तरफ से एक वायरलेस सेट भी दिया गया था, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हम इस फ्रीक्वेंसी को सेट करते हुए, जो कि उन्होंने हमें बताई थी, नीचे इतला कर सकें। अब हम अपने खाने से फ्री होकर थोड़ी देर बाहर जाकर अपनी चेयर्स को सेट करके बैठ गए। चेयर्स दूसरी चेयर्स फ्लेक्सिबल वाली जो कि फोल्ड हो जाती हैं। हम बैठे और वहाँ पर बोर्न फायर स्टार्ट की। साथ ही साथ हम पीनट्स और ड्राई फ्रूट्स खा रहे थे और इतनी सर्दी में भी हम साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे और हमें ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम किसी और ही दुनिया में मौजूद हों। हमारी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी। अब हमारा टॉपिक चेंज होकर हॉरर बातों पर आ गया था और हम में से कोई भी नहीं डरता था, लिहाजा हम उन बातों को भी इंजॉय कर रहे थे। इतनी ही देर में शाम होने लगी थी और बाहर सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए हम अपने कैंप के अंदर आ गए और जो हम पोर्टेबल स्क्रीन और प्रोजेक्टर वगैरह लाए थे उस पर हमने मूवी स्टार्ट कर दी। नेटफ्लिक्स पर एक हॉरर मूवी स्टार्ट की और अब हमने तीसरे दोस्त को कहा कि वो खाना बनाए। उसने खाना बनाना स्टार्ट किया और कुछ ही देर में खाना रेडी हो गया। इस दफ़ा हमने खाने के साथ चाय बनाई थी। खाना खाते हुए और चाय पीते हुए हम मूवी देख रहे थे
और बस हम ये चाह रहे थे कि हमारी ये ट्रिप कभी ख़त्म ही ना हो। मूवी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी और काफ़ी ज़्यादा हॉरर थी, और वो थी भी ऐसे ही सर्द इलाके के बारे में कि ग्लेशियर में कैसे एक फैमिली लापता हो जाती है और उनके साथ फिर कैसे इंसिडेंट होता है। इसको हम खुद से रिलेट कर पा रहे थे, इसीलिए और ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। मूवी ख़त्म होते ही हमने अपना अपना बिस्तर लगाया और आराम से बिस्तर के अंदर लेट गए। अभी हमें लेटे तकरीबन 1.5 घंटा ही हुआ था कि हमें बाहर से ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुत बड़ी चीज़ गुजरते हुए कैंप के पास से जा रही है। इतनी बड़ी चीज़ कि उसका एक भी पाँव नीचे रखने पर जैसे कि पूरी ज़मीन हिल रही थी। अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने डेविड को उठाया और फिर बाकी 2 दोस्तों को भी उठाया। हमने टॉर्च लाइट उठाई और बाहर की तरफ जाकर देखने लगे, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। इतनी ही देर में लूकस ने कि हमारे कैंप के पास काफ़ी बड़े बड़े पाँव के निशान मौजूद हैं। तो जब हमने वहाँ पर लाइट की तो वो निशान काफ़ी ज़्यादा बड़े थे, इतने ज़्यादा कि हम अगर चारों बंदे भी उसके अंदर खड़े हो रहे थे तब भी वो एक पाँव का निशान भी काफ़ी बड़ा था। हमें कुछ पता नहीं लग रहा था कि निशान किस चीज़ के हैं या क्या हो सकता है। इतनी देर में लूकस ने कहा कि हो सकता है कि फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट ने कोई मशीन जहाँ से मूव की हो और उसके निशान हो, लेकिन वो बिल्कुल पाँव की तरह तो नहीं हो सकते थे। एग्जैक्ट ह्यूमन पाँव की तरह निशान थे, लेकिन साइज़ में 5 से 10 गुना बड़े थे। हमने इस बात को इतना नोट नहीं किया और फिर दोबारा अंदर जाकर अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। बाकी मेरे तीनों दोस्त सो चुके थे, लेकिन मैं अभी भी उसी बारे में सोच रहा था। अचानक ही मेरे ध्यान में ये बात आने लगी कि इसी फॉरेस्ट के बारे में कहानियाँ मशहूर हैं कि अक्सर लोगों ने यहाँ पर बिगफुट को देखा है। जी हाँ, बिगफुट, जो कि इंसानों से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और ग्लेशियर्स पर ही रहता है, और वो इंसानों को अपना शिकार बनाता है। उसके पूरे जिस्म पर वाइट कलर के लंबे लंबे बाल होते हैं और सिर्फ उसकी आंखें नुमाया होती हैं। अभी मैं ये बात सोच ही रहा था कि दोबारा से वही थरथराहट पूरे ज़मीन में फैलने लगी और एक अजीब सी घुर्राहट आने लगी, और वो घुर्राहट आहिस्ता आहिस्ता हमारे कैंप के करीब आ रही थी। मैंने जल्दी से अपने तीनों दोस्तों को उठाया, दोनों ने भी उस आवाज़ को सुना। अब वो चीज़ बिल्कुल हमारे कैंप के बाहर मौजूद थी और चांद की हल्की हल्की रोशनी में उसका शैडो हमारे पूरे कैंप पर फैल रहा था। वो चीज़ इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उसका पूरा शैडो हमारे कैंप से भी बड़ा था। यह नज़ारा देखकर हम काफ़ी ज़्यादा डर गए। मैंने अपने तमाम दोस्तों को कहा कि मेरे 6 गिनने पर हम लोग अचानक से इस कैंप से बाहर निकलेंगे और भागना शुरू कर देंगे। हालांकि जो मेरा चौथा दोस्त माइक था वो मेरी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं था। वो कह रहा था कि अगर हम बाहर निकलें और वो चीज़ हम पर हमला कर दे तो फिर हम क्या करेंगे। मैंने उन सबको कहा हल्की आवाज़ में कि कैंप के अंदर रहते हुए भी हम सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि बाहर कोई ऐसी चीज़ है जो कि हमें छोड़ेगी नहीं। तो पहला स्टेप हमें खुद लेना चाहिए और अपने तमाम सामान को यहीं पर छोड़ते हुए हम अपनी जान बचाकर नीचे की तरफ भागेंगे। हम सब ने अपनी हाइकिंग स्टिक्स पकड़ी और मेरे कहने पर हम सब उस कैंप से बाहर भागने लगे। जैसे ही हम कैंप से बाहर निकले और उस रास्ते पर जाने लगे जो कि उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ जाता था और पहाड़ से नीचे की तरफ जाता था, हमने देखा कि हमारे सामने काफ़ी बड़ी क्रिएचर मौजूद थी, मतलब कि एक दरख्त से भी बड़ी। मैं तो समझ चुका था कि ये बिगफुट ही है। कहानियों में जो उसका नक्शा और मंजर बताया गया था ये चीज़ बिल्कुल वैसी ही थी। मैं तो बिल्कुल क्लियर था कि ये बिगफुट है। लूकस लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। उसको देखकर हमने उसको सहारा दिया और बगैर पीछे देखते हुए हम नीचे भागने लगे। अब जंगल स्टार्ट हो चुका था और वो चीज़ अभी भी हमारे पीछे थी, लेकिन जंगल घना होने की वजह से वो हमें देख नहीं पा रहा था। और अब ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बिगफुट भागने के साथ साथ दरख्तों पर झूलता हुआ हमारे पीछे आ रहा है। हम दोस्तों को एक दूसरे का होश भी ना रहा और हम अपना रास्ता बदलते हुए इधर उधर निकल गए और एक दूसरे से अलग हो गए। मुसलसल इतनी तेज़ी से भागने की वजह से मुझे समझ नहीं आई और मैं ज़मीन पर गिर गया। इतने ज़ोर से गिरा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खलाबाजी आई और उसके बाद
मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैं स्ट्रेचर पर मौजूद था और मुझे काफ़ी शदीद सर्दी लग रही थी और मुझे फॉरेस्ट रेंजर के कुछ डिपार्टमेंट वालों ने उस स्ट्रेचर पर उठाया हुआ था और मैं उस स्ट्रेचर पर बिल्कुल अकेला था और मैं दर्द से कराह रहा था। मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी थी और साथ ही मेरा बाजू भी काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुका था। अब वो मुझे फॉरेस्ट रेंजर डिपार्टमेंट के फर्स्ट एड डिपार्टमेंट में ले गए जहाँ पर तिब्बी इमदाद दी जाती है, लेकिन मेरी हालत इस तरह की नहीं थी कि मुझे वहाँ पर रखा जाए। मैं जल्दी से अपने बाकी दोस्तों के बारे में पूछने लगा तो उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहा कि तुम्हारा दोस्त डेविड वो भी तकरीबन 2.5 घंटे पहले मिल चुका है और उसको सिटी के मेन हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है हेलीकॉप्टर के थ्रू और तुम अभी मिले हो। हालांकि मुझे दर्द तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुम बताने की सिचुएशन में हो कि असल में तुम लोगों के साथ हुआ क्या था। तो मैंने जो कुछ हुआ उनको बताया तो उन्होंने कहा कि ये तुम लोगों का वहम है, क्योंकि अक्सर लोगों ने ये कहानियाँ सुन रखी होती हैं। ऐसा वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है और ना ही तुम पुलिस वालों को ऐसा कुछ कहोगे। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं पुलिस वालों को ये सब क्यों नहीं बताऊँगा, जो सच है वही बताऊँगा ना। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं बताना चाहिए क्योंकि वो तुम लोगों की इस बात पर ध्यान ही नहीं देंगे, बल्कि ये समझेंगे कि तुम लोग दिमाग से पागल हो, इसलिए ऐसी कहानियाँ बना रहे हो और तुम पर हंसेंगे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड ने कहा कि मैं तो बस तुम्हें इस वजह से मना कर रहा हूँ, तुम्हारे दोस्त को भी मैंने कह दिया है कि वो भी ऐसा कुछ ना बताए। मैंने पूछा कि हमारे बाकी दोस्त कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि उनकी सर्च भी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने अपना सवाल दोबारा से रिपीट किया कि बाकी 2 दोस्त हैं कहाँ पर। तो उन्होंने कहा हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उनको बचा नहीं पाए। उनकी लाशें हमें बिल्कुल दरख्त के ऊपर से मिली हैं, कटी फटी हालत में, जैसे कि उन पर किसी जानवर ने हमला किया हो। मैं उनकी इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था उनकी ये बात सुनकर कि मेरे 2 दोस्त मर चुके हैं और बस हम 2 ही बचे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद दर्द इतनी ज़्यादा थी कि मुझे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया गया और मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। मेरे बाजू और पाँव दोनों का ही ऑपरेशन हो चुका था सक्सेसफुली और मेरा दूसरा दोस्त भी मेरे साथ वाले स्ट्रेचर पर मौजूद था और उसकी हालत भी इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। लेकिन मेरे जो बाकी 2 दोस्त थे उसकी फैमिली वाले भी हमारे पास मौजूद थे और उनकी आंखों में आंसू थे। उनके दोनों बेटों की डेड बॉडी पोस्टमार्टम रूम में मौजूद थी और उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनको हमें दिखाए बगैर ही दफना दिया गया था। उनकी लाश जिस तरह से मिली थी वो बात मुझे अभी भी अंदर तक झंझोड़ के रख देती है कि वो बिल्कुल कटे फटे हालत में मिले थे और वो भी दरख्त की इतनी ऊंचाई से। मैं तो जानता था कि उनका ये हाल किसने किया है और उस दिन हम खुशकिस्मत थे कि हम 2 वहाँ से बच निकले थे। वो दिन मैं आज तक अपनी ज़िंदगी से फरामोश नहीं कर सका। आज तक मैं अपने दोस्तों को याद करके ऐसे रोने लगता हूँ जैसे कोई बच्चा रोता है। मैं उन दोस्तों को ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। अपने दूसरे दोस्त के साथ भी मैं अक्सर इस बारे में बात करता हूँ, लेकिन वो ये बात करने से कतराता है और वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। हम दोनों मिलकर अपने दोस्तों की कब्र पर आज भी जाते हैं। दोबारा से वो सब मंजर हमारी नज़रों के आगे आ जाता है। मैं और मेरा ये दोस्त हम दोनों ही जानते हैं कि उनका ये हाल बिगफुट ने ही किया था, लेकिन ना ही ये हमने पुलिस वालों को बताया, ना ही अपने घर वालों को। बस ये राज हमारे ही दिलों में कैद है और हमारी मौत के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की स्टोरी। कैसी लगी आप सबको? उम्मीद करता हूँ कि पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप दें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मज़ीद आपको किस टाइप की स्टोरीज चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।